हाँ बेटा, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स क्लास में आपका कौन सा दिन होगा? 25 जुलाई एंड 26 जुलाई। 25 जुलाई से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, इन दैट रिस्पेक्ट कल हम 24 जुलाई तक फिनिश कर दिए थे। चलिए, जो बात कहने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। कहते ना, बिन मांगे मतलब मांगे भीख ना मिले, बिन मांगे मोती मिले। तो कभी कभी हम उसके लिए किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलता, और पता चलता है कभी बिना कोशिश किए वो चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल ये अक्षरश नहीं बैठता, पर है ऐसा ही। लिसन केयरफुली। अभी 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन गेम हुआ। एशियाई खेल, एशियन गेम हेल्ड एट जकार्ता, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इन 2018। अब वहां पे एथलीट के बहुत सारे खेल हुए, एथलेटिक्स के। उसमें एक 400 मीटर मिक्स्ड रिले खेल हुआ। 400 मीटर का मिक्स्ड रिले गेम हुआ, जिसमें 400 मीटर दौड़ना पड़ता है, पर अकेला नहीं, अलग अलग देश के टीम होंगे और हर टीम में 4 होंगे। जैसे ये 4 हैं, तो ये 4 अलग अलग जगह पे होंगे। मैं दौड़ करके एक स्टिक्स दे दिया अगले को 100 मीटर बाद, वो फिर 100 मीटर, फिर वो 100 मीटर, फिर वो 100 मीटर, इस तरह से जो है रिले होता है। तो याद रखिएगा, 400 मीटर मिक्स्ड रिले चैंपियनशिप ऑफ एथलीट गेम अंडर एशियन गेम जकार्ता 2018 इंडोनेशिया। गोल्ड विनर वॉज बहरीन। तो बेटा, इस 400 मीटर रिले में दौड़ में कौन था गोल्ड मेडल? बहरीन ने जीता था। उसके 4 खिलाड़ी थे, चारों ने मिलकर जीता था, तो बहरीन के पास गोल्ड मेडल था इस खेल में। लेकिन क्या होता है कि अभी बहरीन के जो खिलाड़ी हैं, इसका नाम है एड्रेकोया। बहरीन का एक प्लेयर एड्रेकोया डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, इस वजह से उसका ये गोल्ड मेडल बहरीन से छीन लिया गया। तो ऑटोमेटिकली हम जो थे इंडिया, वो सेकंड पोजीशन पे थे, सिल्वर विनर थे। तो अब वो गोल्ड हमारे पास आ गया। अब हमारा सिल्वर किसको गया, वो बाद की चीज है। तो याद रखना है बेटा कि हम अब सिल्वर से क्या हो गए, ऑटोमेटिकली गोल्ड हो गए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो डोपिंग टेस्ट में गए जनाब, तो उनका अवार्ड छीन लिया गया, ऑनर, और फिर जो सेकंड था वो फर्स्ट पे आ गया, तो गोल्ड मेडल हमें मिल गया। यही इंपॉर्टेंट इस बार का क्वेश्चन है। सो द सेकंड पोजीशन प्राप्त इंडियन टीम नाउ सिल्वर गोल्ड, तो सिल्वर कन्वर्ट इनटू गोल्ड। एक ये, दूसरा भी है ऐसा ही। इसमें 4 खिलाड़ी थे, हिमा दास, MR है, पवन, फिर है MH अनीस एंड अर्कोया। तो राजीव की चौकड़ी, यानी इसे कहते हैं राजीव की चौकड़ी। ये चौकड़ी जो थी अब जीती। अब आइए नोट, बहरीन की टीम पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा। तो बहरीन की टीम को कितने साल का प्रोहिबिशन लग गया? 4 इयर्स का। अगला, 400 मीटर बाधा दौड़ फीमेल केम ब्रॉन्ज विनर थी। ध्यान रखिएगा। अतः अब भारत के अनुराघवन को कांस्य पदक मिल गया। ध्यान देंगे, 400 मीटर बाधा दौड़, यानी जो हर्डल है 400 मीटर का, जिसमें बीच बीच में जंप करते हैं हर्डल्स को, तो 400 मीटर बाधा दौड़ में जो फीमेल थी केम, तो जिसका नाम है फीमेल केम, केम पर भी प्रतिबंध लग गया डोपिंग टेस्ट में। तो वो जो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, वो हम 4th पोजीशन पे थे इस गेम में। तो अब हम देखते हैं कि हमें ब्रॉन्ज मिल गया। पहले कुछ भी नहीं था, 3 ही मेडल तो होते हैं ना, तो हम 4th पे थे, अब 3rd पे काउंट कर लिया गया और ब्रॉन्ज मिला। तो याद रखिएगा, तो ये कौन है? तो भारत के अनुराघवन को कांस्य पदक मिला है। अनुराघवन को कांस्य पदक मिला। इस तरह से अब जकार्ता 2018 एशियन गेम में इंडिया के जो टोटल मेडल्स थे, टोटल मेडल 19, अब 1 मेडल बढ़ गया। कितने हो गए? 20। कैसे? अभी ब्रॉन्ज मिल गया, 19 + 1 20। आप कहेंगे सर गोल्ड जो, तो बेटा गोल्ड
मिला, हम सिल्वर थे तो सिल्वर देके क्या ले लिया, गोल्ड। तो एक गया तो एक आया, तो कांस्टेंट रहा ना, तो 19 + 1। हाँ, गोल्ड में हमारा एक बढ़ गया, सिल्वर में एक कम हो गया, तो टोटल 19 की जगह 20 हो गया, प्लस गोल्ड 7 था 8 हो गया, सिल्वर 9, इसका मतलब सिल्वर 10 था, सिल्वर 9 रहा, और ब्रॉन्ज 3। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 9 3 12 8 20 20 हो गए। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। पॉइंट क्लियर। अब आ गया, नेक्स्ट है हमारा चाइना। चाइना लॉन्च्ड मंगल मिशन फर्स्ट टाइम। मिशन नेम इज तियानवेन फर्स्ट। What is the meaning of Tianwen? It means जन्नत के सवाल, the question of heavens, question of paradise, जन्नत के सवाल, ये चीज है। Will take time 7 months to reach on the moon, on the Mars, and 2 months revolve around the Mars. Then will be trying to be step up on the Mars, तो उसको उतारा जाएगा। फिर है नोट, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ऑल्सो लॉन्च्ड मार्स मिशन विद द हेल्प ऑफ जापान। यूएसए ऑल्सो लॉन्च्ड मार्स मिशन, 3 मार्स मिशन विद इन 11 days। बेटा 19 जुलाई को, गौर फरमाइएगा, 19 जुलाई 2020 को एज ए फर्स्ट गल्फ कंट्री यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना मार्स मिशन भेजा है। और ये करीब 1 महीने से चल रहा था, पर मौसम खराब होने की वजह से लॉन्च नहीं हुआ, तो थर्ड टाइम में मौसम ठीक था, 19 जुलाई को लॉन्च हो गया। ये लॉन्चिंग जापान से हुआ, और जापान की मदद से ही सारा हुआ है, पर ऑनर कौन है, ये तो मार्स मिशन है। 6 7 8 महीने तो लगने ही है जाने के लिए, वो कोई इशू नहीं। तो गल्फ कंट्री भी अब इन सब चीजों में डेवलप हो रहे हैं। यूएई, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, अभी मैंने क्या बताया, 24 जुलाई को, 25 जुलाई पढ़ा रहे हैं, तो 24 जुलाई को क्या हुआ, हमने देखा अब चाइना ने भी अपना मार्स मिशन भेजा, जिसका नाम तियानवेन, इसका मतलब होता है जन्नत के सवाल भेजा, और उसके बारे में भी बताया, उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और बेटा अभी तो हम आपको 25 जुलाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे अभी आइएगा तो 30 जुलाई को, कब, 30 जुलाई को अमेरिका लॉन्च करेगा फ्लोरिडा से, केप कैवनारल से, तो वो भी लॉन्च करेगा। तो देखा आपने 19 से लेकर 30, 10 and 1, टोटल 11 days हो गया। विद इन द 11 days 3 मार्स मिशन लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ या ऑन द अर्थ। यूएई गल्फ कंट्री, मुस्लिम कंट्री, गल्फ कंट्री एज ए फर्स्ट गल्फ कंट्री। सेकेंड चाइना, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का अमेरिका। तो देखा आपने एशिया से 2, और ये मायने रखता है। ये खूब बेहतरीन सवाल है, कोई नहीं रोक सकता। यूएई ने तो अपना पहला एटॉमिक रिएक्टर भी क्रिस्टलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की मदद से यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री बना जिसका पास एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर है बिजली उत्पादन के लिए, अभी क्रिस्टलाइज हुआ है, मायने रखता है। और वो भी कब, अभी कुछ दिन पहले, आफ्टर लॉन्चिंग मार्स मिशन। और तीसरा भी उसने रिकॉर्ड बना लिया, इजराइल जो वेस्टर्न बैंक ऑफ इजराइल है या फिलिस्तीन, उस पर कब्जा करके, जो जेरूसलम का एक बड़ा पार्ट कब्जा कर लिया, उसको लेकर के सारे मुस्लिम कंट्रीज जो थे गल्फ के, वेस्टर्न एशिया के, वो इजराइल से रिश्ते नहीं रखते हैं। यूएई इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री दैट टाई अप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टू इजराइल टू रिकॉग्नाइज देम, एंड नाउ इजराइल रेडी फॉर द लेफ्ट द सम पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक टू मेक हैप्पी ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड, स्पेशली यूएई, with help of Donald Trump America. So that was a unique question. UAE यूनिक क्वेश्चन है यूएई के पास। और यूएई 3 क्वेश्चन भी है, मार्स मिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड दिस वन आज का न्यूज, डिप्लोमेटिक रिलेशन टाई अप विद इजराइल एंड यूएई। बेटा ये 3 क्वेश्चन
आने हैं, कोई नहीं रोक सकता इसे। चलिए आगे, अब बात करते हैं आगे बेटा। वेल बेटा, अब आगे आइए। अगला है डेथ। एक डेथ है और वो सवाल है। अमला शंकर, बंग भूषण, 101 वर्ष की एक लेडी डांसर, बैले डांसर, इंडियाज फर्स्ट बैले डांसर अमला शंकर पास्ट अवे। कलकत्ता में रह रही अमला शंकर, जो 101 वर्ष पूरे कर गई, डेथ कर गई। ये लेडी डांसर थी, और लेडी डांसर के लिए यूज होता है डांसस। डांसस, डांसस यानी कि DNSEUSE, डांसस। डांसस मतलब होता है लेडी बैले डांसर, वह लड़की जो बैले डांस करती है। फीमेल बैले डांसर को डांसस कहते हैं। तो शी वॉज इंडियाज फर्स्ट डांसर्स, फर्स्ट लेडी डांसर, अमला शंकर। अमला शंकर, शी वॉज वाइफ ऑफ आवर ग्रेट डांसर उदय शंकर। तो उदय शंकर बहुत बड़े डांसर थे, और उन्हीं की वे वाइफ रही, प्रेम विवाह की। और उदय शंकर ने एक मूवी भी बनाई डांस थीम पे, उसमें ये हीरोइन भी रही। तो इस तरह से ये लेडी डांसर जो हैं, एकमात्र फिल्म में काम भी की एक्ट्रेस के तौर पे, जिसके प्रोड्यूसर्स इनके हस्बैंड उदय शंकर थे। जरा समझिए, अमला शंकर passed away. She was 101 years old at Kolkata. She attended the Cannes Film Festival at the age of just 11 and later in 93. ये एक ऐसी भारत की डांसर रही और एक फिल्म में एक्टिंग की, जो कांस फिल्म, फ्रांस में कांस शहर में जो होता है, कांस फिल्म में 11 वर्ष की उम्र में भी पार्टिसिपेट की, और 93 इयर्स के एज में भी पार्टिसिपेट की थी। यंगेस्ट एंड एज्ड तो नहीं कहा जाएगा, पर यंगेस्ट रही। शी वॉज डांसर्स, ए फीमेल डांसर्स, बैले डांसर्स, ठीक है, प्लस वाइफ ऑफ क्लासिकल डांसर उदय शंकर। 1942 में मैरिज हुई दोनों की। उदय शंकर डांस एकेडमी एट अल्मोड़ा, शी वॉज ड्राइविंग इट। अब हम जानते हैं कि अब अमला शंकर की बेटी जो है, ये उदय शंकर डांस एकेडमी वगैरह चलाती है। शी वॉज एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म कल्पना, दैट was released in 1948 and that made by Uday Shankar, only one film, कल्पना। तो बेटा ये सब केवीसी में भी समटाइम्स पूछता है, कौन बनेगा करोड़पति, अदर में भी पूछता है। आपको सिर्फ मैं एसएससी के लिए थोड़े पढ़ा रहा हूं, यूपीएससी के लिए सिर्फ थोड़े पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं तो आपकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा हूं, कि आपसे जब कोई बात करे तो वो सोच में पड़ जाए कि हम किससे बात कर रहे हैं। ये बात होनी चाहिए। नेक्स्ट, बिहार। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर। समस्तीपुर की एक बहू है पूनम गुप्ता, और पूनम गुप्ता ने 2017 में कागज से एक, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रेगनेंसी टेस्ट किट बनाई। सो फार प्लास्टिक मेड। 2017 तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्लास्टिक से बनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट हुआ करती थी। ये पहली है पूनम गुप्ता, जो डॉक्टर रही, समस्तीपुर की बहू हैं, बिहार की बहू हैं,
और उन्होंने एक किट बनाई पेपर से, बहुत कम कीमत 25-30 रुपए में अवेलेबल होता है और पेपर का है, और ज़्यादा नहीं, 3 सेकंड में इसका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाता है लिटमस पेपर की तरह, और वो शो कर देता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। और इसका नाम रखिए है वी श्योर, हम श्योर हैं, वी श्योर। और स्टार्टअप नोएडा में उन्होंने खोला है 2018 में, और कंपनी अच्छी चल रही है। तो बिहार वाले जितने भी हैं याद रखें, ये सवाल तय है, बिहार के लिए ध्यान दें। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट REC रेक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। रेक नाम की एक संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण निगम। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। 51 ईयर्स इसके फाउंडेशन के कंप्लीट हो गए। समझ गए होंगे कि ये कब, तो 1970 में डेवलप हुआ होगा। अब है 25 जुलाई को इसका फाउंडेशन डे था, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट इट इज पावर सेक्टर पब्लिक फाइनेंस कंपनी यूजिंग और फंक्शनिंग एज NBFC। ये रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, उसके लिए फिनेंस करती है कंपनी को। पूरे भारत में जितने राज्य हैं, हर जगह जो कंपनी है या सरकार, उसको वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रूरल एरिया में फिनेंस करती है। सो इट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रेक इज लाइक NBFC। तो मोटो देखा, एब्रीविएशन देखा, फाउंडेशन देखा, और किस तरह का ये है स्टेटस, तो NBFC का स्टेटस है। अब है सौभाग्य नाम की एक योजना है, जिसके तहत गांव में आवासीय संस्थानों में, आवासीय जगहों पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन चलता है सौभाग्य नाम की योजना से। तो सौभाग्य योजना क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर आवास को बिजली पहुंचाना, यह सौभाग्य योजना है। मोदी जी ने इस योजना का नाम रखा सौभाग्य। एंड आई वुड लाइक टू बी से, जम्मू कश्मीर के ऐसे 4-5 गांव थे जहां नहीं पहुंचा, वहां भी 4 दिन पहले पहुंच चुका है। और पूरे भारत में अब मुश्किल से 2 साल पहले 18,000 गांव थे जहां पर ये नहीं पहुंचा था। अब सारे गांव में लगभग पहुंच बन चुकी है। शायद 2-4 गांव ऐसे हो जहां मौसम की वजह से नहीं, लेकिन हर गांव में अब बिजली पहुंच चुकी है। अब आइए हरियाणा की बात करें। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर WDFC के तहत सोहना गुरुग्राम में सर्वाधिक लंबी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बन चुकी है। अब उसका डेवलपमेंट है, लेकिन टनल रेडी हो चुका है। देखिए बेटा, हम रेलवे में एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट लेके आए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में। एक्चुअली क्या है कि मालगाड़ी से जो सामान जाता है, तो उसी ट्रैक पर यात्री गाड़ी और फिर मालगाड़ी की स्पीड कम होती है और उसी पर चलेगी, तो अभी बस जगह जगह क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। एक तो मालगाड़ी और लेट हो जाता है, टाइम पर सामान नहीं पहुंचता, परशेबल आइटम भी मुश्किल में पड़ जाता है, और यात्री गाड़ी भी लेट होती है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। तो हम अच्छे अपने एक्सपोर्ट्स के ख्याल से अगर हम अपनी मालगाड़ी को स्पीड बढ़ा दें, टाइम पर पहुंचा दें, और रिस्क फैक्टर कम हो जाए, ट्रैफिक कम हो जाए, और एक्सीडेंट के खतरे भी अगर कम हो जाएं, समय पर अगर माल फॉरेन कंट्री में पहुंच गया, ताकि रेल सामान को लेकर बंदरगाह तक, एयरपोर्ट तक समय पर पहुंच जाए, तो बड़ा अच्छा है ना। इस ख्याल से देखा जाए तो हमने कहा कि 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाए रेलवे का, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। लेकिन दोनों कहाँ से चलेगा? दोनों अगर जम्मू कश्मीर के पास से पंजाब से चलेगा, तो एक तो वेस्टर्न दिल्ली तक तो आएगा, और दिल्ली से मथुरा होते हुए वेस्टर्न कोस्ट की ओर बढ़ जाएगा, और एक जो है यूपी को चीरते हुए, मध्य प्रदेश को अटैच करते हुए बिहार तक जा करके बंगाल से फिर इस तरह से आ जाएगा, और फिर उसी का एक बीच में आ जाएगा। तो ईस्टर्न वेस्टर्न 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया, यानी माल भाड़ा, तो मालगाड़ी के लिए 2। तो ऐसे वेस्टर्न जो फ्राइट कॉरिडोर है, वो हरियाणा से गुजरेगा, गुरुग्राम से गुजरेगा, सोहना से गुजरेगा। तो वहां पर अरावली रेंज का एक पहाड़ है, तो अगर उस पहाड़ के नीचे सुरंग बना दे तो और अच्छा है। तो सुरंग बना दिया गया, पूरा हो गया। ये 1 किलोमीटर का रेलवे का टनल है, एंड दैट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। तो याद रखिएगा। तो हरियाणा के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के संदर्भ में देखें, तो हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना नामक जगह पे अरावली हिल्स के नीचे से 1 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल डबल स्टेक कंटेनर टनल्स
वाइड 14.5 मीटर्स, हाइट 10.5 मीटर। मतलब समझाइए, ये टनल 14.5 मीटर चौड़ी होगी और 10.5 मीटर ऊंची होगी, जिससे सिंगल नहीं, डबल डबल कंटेनर आराम से, जो हाइट है डबल कंटेनर, पहले तो सिंगल, अब डबल कंटेनर पास हो जाएगी, टिकेगा नहीं। समझ आई बात? ये चीज है, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आएगा, हरियाणा वाले याद रखें और रेलवे वाले सभी याद रखें। नेक्स्ट, एचआरडी मिनिस्ट्री स्लोगन। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसका एक स्लोगन है, स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया के संदर्भ में है। स्लोगन क्या है? स्टडी इन इंडिया। तो याद रखिएगा, स्लोगन स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, ये पूरा स्लोगन है। क्या मतलब? इंडिया में रुको, इंडिया में ठहरो, इंडिया में पढ़ो। इसके दो अर्थ निकले। हमारे भारत के बहुत सारे लोग, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो यहां से हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, बहुत कम, 1% भी लौट के नहीं आते। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमारे जो लोग जाते हैं बाहर पढ़ने, जाएं, लेकिन आ तो जाएं, पर आएंगे क्यों? माहौल अगर नहीं होगा, सोच, क्योंकि वहां जाके हमारी सोच बदल जाती है, उस सोच के अनुसार हमारा भारत में माहौल नहीं बनता तो हम नहीं आते। रिस्क है लाइफ में, कैरियर सेटअप नहीं होगा वहां है, और वहां ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते आखिरी साल में जाके नौकरी तय हो जाती है, तो हम वहीं रह जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि भारत से लोग जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं। तो लगभग लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम विदेशों में खर्च कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई के लिए। पढ़ने के बाद वो यहाँ आके कुछ काम करे, वो भी वहीं पे, तो उनकी कमाई भी उधर ही, पढ़ाई पे भी खर्च उधर ही। लेकिन अगर जब हम अच्छे माहौल में अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया कर दें, तो स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया का मतलब है कि भारत के लोग भारत में ही ठहर के पढ़े और यही नौकरी करें, और विदेशी लोग भी यहां आ जाए और पढ़े। तो डबल बेनिफिट होगा, देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और बाहर का पैसा देश में आएगा, तो हमारा जीएनपी बढ़ेगा। दूसरा, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में देखिए तो क्या है, दुनिया के बेस्ट 100, टॉप 100 यूनिवर्सिटी इफ वांट टू बी ओपन देयर कैंपस इन इंडिया कैन। समझाई बात? टॉप 100, नॉट 50, टॉप 100 तो आ सकती है। जब वो आएगी तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जहां पर ये व्यवस्था उनके सरकार ने नहीं किया है, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, बांग्लादेश, मॉरिशस, और छोटे छोटे बहुत सारे देश, और बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं जो इंडिया को बहुत लाइक करते हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, जो अमेरिका जाना, ऑक्सफोर्ड जाना मुश्किल है और वहां कॉस्ट बियर करना मुश्किल है। मान लें कि हम कोई ऑक्सफोर्ड का एक ब्रांच यहाँ खुल गया, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, कहीं भी, और ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाने के लिए अगर हमें 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते 2 साल के लिए, तो यहां पर पता चला 10 लाख में कोर्स हो जाएगा। तो एक अफ्रीकन जो हमारे से अच्छे ताल्लुक रखते हैं, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका के लोग, जहां पे उनकी यूनिवर्सिटी तो नहीं आ जाएगी टॉप 10, हमारे यहाँ आ रही है, तो वो अमेरिका जाएगा या इंडिया आएगा? वो इंडिया आएगा। बांग्लादेश वाले इंडिया आएंगे, मॉरिशस वाले इंडिया आएंगे, मालदीव वाले इंडिया आएंगे, सेचेल्स वाले इंडिया आएंगे, ठीक है, त्रिनाड टोबैगो वाले भी इंडिया आएंगे, क्योंकि वहां रहना बड़ा मुश्किल है, यहाँ आसाम से रह सकते हैं। वहां रहने के लिए 50,000 महीना चाहिए, यहाँ पता चला कि 5,000 में भी रह लोगे, ठीक है, उत्तम नगर में मकान लेकर के। तो देखा आपने, दैट इज द इंपॉर्टेंस। अच्छी चीज है, तो हम अपने आसपास के और अपने कंसर्निंग स्टेट्स के भी बच्चों को खींच लेंगे। पहले अपना बच्चा तो ठहर ले। तो जब यहां ये बात कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल को ऐसा बनाइए ना कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे वहां पढ़े, तो अपने आप सबके बच्चे वहां पढ़ेंगे और अपने आप स्टैंडर्ड सुधर जाएगा। ये चीज सुना एक दो केस की कलेक्टर साहिबा ने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाना शुरू किया, कब तक ये भी देखेंगे। नेक्स्ट की बात करें, तो ध्यान में रखना बेटा कि हमारा स्लोगन क्या था एचआरडी मिनिस्ट्री का, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। तो ये प्रोग्राम है टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स, यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह कमिटी विल, ठीक है, प्रिपेयर इट्स डायरेक्शंस, नोट 50% सीट्स विल इंक्रीज टिल 2024 इन ऑल सेंटर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ध्यान देना है,
जितने भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन है एकेडमिक, उन तमाम जगहों पर जिस चीज के लिए जितनी सीटें हैं 2024 तक हम इसे डबल कर देंगे। अगर विदेशी छात्रों को बुलाना चाह रहे हैं, इंडियन छात्र ही इंडियन में ही रुके पढ़े, तो अगर अगर 200 सीट है किसी कॉलेज में एमबीए का, तो उसे हम 400 करेंगे, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मायने रखता है। तो इन गधों सबको समझाओ जरा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बार बार ये लोग टोकता है, पापा मम्मी कर रहा है, ये स्टेपलर कहाँ है, वो कहाँ है, अपना सामान अपने पास रखो ना। ये इन लोगों को लाल और पीला जो स्टेपलर लोगों को लाके देखो तो क्या लगता है, हो गया क्या है? दिमाग खराब जाओ तो जाओ, हम लोग हो गया, तुम्हारा तो ध्यान उधर है, ऐसे मत बन जाओ, ऐसे देखो भाई काम दिया, ये नहीं तुम यहाँ से निकालो, सब कुछ मालूम है कौन चीज कहाँ है, हमको दिमाग। ओके बेटा, बात को आगे बढ़ाएं। तो आपने देखा ये चीज़ें जो मैं कह रहा था एचआरडी मिनिस्ट्री के संदर्भ में, तो मायने रखता है। 2024 तक जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं एकेडमिक, सब में सीट डबल हो जाएगा। और उसके लिए यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह के नेतृत्व में एक कमिटी सेटअप हुई है जो इन सब पर देखेगा। और एचआरडी का एक स्लोगन है, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। फॉरेन स्टूडेंट सब कुछ बता दिया। अब आगे आइए अगला। एक नाम टीवी पर अक्सर सुनते हैं, आईवीएफ। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमारी वो माताएं जो बच्चे जनने में सक्षम नहीं है, जाइगोटिक नहीं होती, तो जाइगोटिक नहीं होती तो उसमें प्लांट किया जा सकता है बच्चे, और बच्चे प्लांट करके फिर जाइगोटिक से डेवलपमेंट हो जाता है, यूट्रस में सेटअप कर देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को आईवीएफ कहते हैं, जिसको आप कह रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भारत में पहला, और वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 25 जुलाई 1978 को हुआ था। आज से लगभग 42 साल पहले आईवीएफ टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ। और लुइस ब्राउन, ध्यान देंगे, लुइस ब्राउन पहला बच्चा जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ 1978। ऐसे याद रखते हैं ना 1997 क्या क्लोन की गई पहली जानवर, तो डॉली नाम का भेड़, यही ना। फिर आप पढ़ते हैं क्या, भारत में पहली बच्ची हर्षा जो इस तरह के टेक्नोलॉजी से हुई। ठीक है, तो कौन पहली, हर्षा, एम्स। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब बैंकिंग में आ जाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोइंग टू बी टेक शेयर ऑफ सीएसबी, कैथोलिक सीरियन बैंक्स, त्रिशूर केरला 10% shares at present than 44/7 private bank CSB founded in 1920। I'm talking about, listen carefully, आप सभी को और खासकर केरल के बच्चों के लिए, केरला से रिलेटेड बच्चे ध्यान दें। केरला में 1920 में 26 नवंबर को एक बैंक प्राइवेटली सेटअप हुआ, ठीक है, जिसको कहते हैं कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक सीएसबी। अब उस बैंक में 4.7% शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। अब एसबीआई इस शेयर को बढ़ा करके 10% करने जा रही है।
यही क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बैंकिंग से, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये कह रही है कि 2020 में अभी बैंकों का टोटल, पब्लिक सेक्टर बैंक का टोटल देखें तो नियर अबाउट 12.5% एनपीए अमाउंट है, 12.5%। और अगर यही चलता रहा तो 2021 के मार्च तक यह 14.7% एनपीए हो जाएगा टोटल अमाउंट का। तो ये चीज है, इसको दिमाग में रखना है। अब आइए नेक्स्ट ट्रेड पर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 14 लाख रुपए यानी 14 लाख करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुका है। और इस तरह से अब वो जो टॉप 50 कंपनीज में वर्ल्ड में 48 पोजीशन पे थी, अब और बढ़िया पोजीशन पे आ गई, 46/50 पोजीशन पे आ गई। मैंने कहा ना, रिलायंस के चेंजमेंट, जियो के चेंजमेंट, बहुत सारे चेंजमेंट्स आ रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो दुनिया के टॉप 50 कंपनीज में अभी 3 दिन पहले 48 पोजीशन पे थी, अब 46 पोजीशन पे आ गई है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की वैल्यूज बढ़ गई, अतः मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बढ़ गया, जिसकी वजह से 46 रैंक पर आ गई। अब आइए स्पोर्ट्स क्रिकेट। स्पोर्ट्स में आगे, क्रिकेट में आगे। अब क्रिकेट में क्या, विजडन ट्रॉफी। देखिए क्रिकेट में एक ट्रॉफी है, एक मैच होता है, उस ट्रॉफी का नाम है विजडन ट्रॉफी। विजडन ट्रॉफी जो है, इसका नाम बदल करके विवियन रिचर्ड्स एंड इयान बॉथम ट्रॉफी दे दिया है। वेस्ट इंडीज के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए विवियन रिचर्डसन, तो शॉर्ट में रिचर्डसन याद रखते हैं। और इंग्लैंड के एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हुए इयान बॉथम, उसकी बॉलिंग बहुत खतरनाक थी, बैटिंग इयान बॉथम। हमारे मामा सब जब इसे देखते थे तो हम लोग थोड़ा बहुत रेडियो में सुन लेते थे। और 1982 में आया था वो हमारे घर में टेलीविज़न, तो एक दो मैच होता था तो देख लेते थे। मेरे ख्याल से 88 के आसपास तक इयान बॉथम सब या 90 तक में रिटायर कर गए थे। तो इयान बॉथम यानी बॉथम और विवियन रिचर्डसन 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 बॉथम ट्रॉफी, अब इसका नाम है विजडन ट्रॉफी का। ये विजडन ट्रॉफी मैच क्रिकेट का इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाता है। इस बार जो खेला जाएगा 2021 में, उसका नाम क्या होगा, न्यू नेम होगा। क्या, रिचर्डसन बॉथम ट्रॉफी। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये रिचर्डसन कौन है, ये मालूम है कि नहीं आपको? नहीं ना मालूम होगा, चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो हम समझ गए। अब आगे आइए बात करते हैं। अब आइए, रिचर्डसन बैट्समैन हुआ और वो भी ऑलराउंडर हुआ। अब है सिंस 1963 से विजडन ट्रॉफी खेला जाता था। अब 21 से इसका नाम नया हो जाएगा। ये हॉट क्वेश्चन है, आके रहेगा। अब विजडन नाम की पत्रिका भी निकलती है, क्रिकेट मैगजीन विजडन, इंग्लैंड से। और विजडन के कवर पेज पे जिसका नाम आता है वो सवाल बन जाता है। हमारे विराट कोहली, हमारे सुनील गावस्कर, हमारे ये क्या कहते हैं तेंदुलकर, और वो क्या नाम है धोनी, ये सब विजडन के पत्रिका के मुख्य पेज पर आए हुए हैं। आइए, अब हम बात करें, ये जो बेटा 25 जुलाई है, 25 जुलाई का एक संदर्भ देखिए। 25 जुलाई 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंडेड, या बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह फ्रॉम मुगल साइड अकबर। अब आइए 26 जुलाई पर। अब हमारा क्वेश्चन कहां जाएगा, 26। तो ये तो हो गया। अब इसको 26 बना, अब हम 26 जुलाई पर, ये हो गया और ये चल रहा है। हम आप सब जानते हैं 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल का जंग जीत लिया, और टाइगर हिल्स पे हमने फिर से अपना झंडा फहराया, जो पाकिस्तानियों ने चालाकी से उस पर कब्जा कर लिया था, और हमने जीत लिया।
इसे हम कारगिल विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा 26 जुलाई इट इज नोन एज कारगिल विक्ट्री डे। एक पॉइंट। 2009 में 26 जुलाई को जो है हम देखते हैं आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड एट विशाखापत्तनम बाय वाइफ ऑफ मनमोहन सिंह गुरुशरण कौर। यानी हमारा जो पहला इंडिजीनियस स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था जिसका नाम हमने इंडियन नेशन सबमरीन अरिहंत, विष्णु का नाम है अरिहंत, अरि मतलब दुश्मन, जो दुश्मन का अंत करे, हत खत्म करना, अरिहंत नाम से लॉन्च किया, जिस पर K-15 मिसाइल भी है और 81 मेगावाट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी शक्ति से पनडुब्बी चलता है। लगभग 3 साढ़े 3 साल जो है वो पानी में रहा, वाटर्ड किया, जलावतरण, और सारा टेस्ट सफल रहा। तो हमने 2013 में या 12 में इसे डेडिकेट कर दिया, नेवी को दे दिया। अब नेवी इसको चलाती है। तो समझ में आ गई बात। अब आइए 26 जुलाई को हम देखते हैं, ठीक है, क्वाड। क्वाड तो सबको मालूम है। क्वाड में क्वाड्रिलेटरल शब्द है, तो क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट फॉर्म ले लिया पहला क्वाड, और क्वाड में आ गया QUAD, क्वाड, QUAD कितने लेटर हैं? 4। और ऐसे ही 4 देश हैं। वो 4 देश में एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है। अगर आप पैसिफिक ओशियन की तरफ से देखें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अगर आप इसे देखें तो जो ऐसे साइन मारते हैं ना, ऐसा ही फील होगा, ठीक है। जैसे हमने लिया, ये साइन मार दिया, ऐसे फील होता है। तो ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, और यूएसए है। पैसिफिक ओशियन की तरफ से देखिएगा तो ये दिखाई देगा। और यहां पे चाइना है, और चाइना ऐसे मलुका वैसे आएगा इंडियन ओशियन में, तो हम यहां 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 इसको घेरेंगे, यहां इसको घेरेंगे, तो इस जगह पे घिर जाएगा चाइना इंडियन ओशियन में। कहने का मतलब यह है क्वाड 4 देशों का एक संगठन है जो अपने आपस में मिल करके, जो साउथ चाइना सी है, जो इंडियन ओशियन है, इन सब में शांतिपूर्ण से इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहे, आवाजाही हो, उसको सुगम बनाना, और आपस में एक दूसरे के नौसैनिक, वायुसेना, आर्मी अड्डे का इस्तेमाल करना, एक दूसरे के तेल भंडार का भी इस्तेमाल करना, एक बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजी से साइन अप हुआ है। 2004 में जो सुनामी आया था उसके बाद ये चीज़ें डेवलप हुई कि एक सुंदर सिचुएशन बनाना चाहिए। आज इस क्वाड के ही दम पर जो है चाइना ठिठक रहा है कि अगर हम इधर घेरते हैं तो इधर ये लोग हमें घेर लेंगे, उधर एक छोटा सा उनको गलवान की तरफ छोटा सा 2-4 फिंगर मिलेगा, हमारी 2-4 उंगलियां कटेगी अगर कुछ समय के लिए, तो पता चला यहाँ गर्दन कट गया। ट्रेड पूरा इंडियन ओशियन ब्लॉक लेते रहो, क्योंकि आप बेरिंग्स इससे तो जा नहीं सकते, कॉस्ट बियरिंग फैक्टर हो नहीं सकता, तो बस हम यहाँ आपका हिसाब लगा देंगे। तो ये मायने। अब आइए दिल्ली पुलिस के संदर्भ में हम बात करें। साइबर सेल यूनिट भारत की पहली पुलिस जो क्लियरिंग सॉफ्टवेयर ऐप का इस्तेमाल कर रही है। देखिए बेटा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर का नाम है क्लियरिंग सॉफ्टवेयर। देखिए बहुत सारे सिक्योरिटीज कैमरा लगे हैं हमारे आपके घर के आसपास। कोई क्राइम होता है तो उस कैमरे को उठाते हैं, देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, दूर का होता है तो पिक्चर्स क्लियर नहीं होता। तो अगर उसको एक क्लियरिंग सॉफ्टवेयर के बाद ओपन किया जाए उसके थ्रू, तो पिक्चर और थोड़ा क्लियर आ जाता है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस है जो इस क्लियरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वीडियोस फुटेज को क्लीन करके क्रिमिनल्स को पकड़ने में आसान कर चुकी है अपने सिस्टम को। यह मतलब दिल्ली पुलिस के लिए याद रखिएगा। बायोमेडिकल वेस्ट कम अंडर सोशल, ठीक है, अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। आजकल मेडिकल जो वेस्टेज है बायो वेस्टेज के ही तहत होते हैं, और लोग कहीं भी फेंक देते हैं, मास्क वगैरह, कीट वूट वगैरह, इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही कसे गए हैं कानून। तो बायो वेस्ट रूल ही है मेडिकल वेस्टेज रूल के संदर्भ में। चलिए
इसको जलाना होता है, पर्टिकुलर जगह पे जाके उसको जलाना कंपलसरी है। अब आइए, श्रमिक विशेष ट्रेन 1 मई 2020 से चलना शुरू हुआ था कोविड-19 के लिए, ये याद रखिएगा, श्रमिक ट्रेन, और लगभग 45 श्रमिक ट्रेन चल रहा है। अगला है आईआईटी दिल्ली, ठीक है, एंड ट्राइफेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत जनजातियों के आजीविका के अवसर और आय सृजन हेतु समझौता हुआ है एचआरडी के उन्नत भारत योजना के तहत। क्या मतलब, समझिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक उन्नत भारत योजना चलाती है। उन्नत मतलब हाई, क्या है? फिश। फिश, कौन सी फिश? कैटफिश। अच्छा, कैट फिश, वेरी नाइस, दिस इज कैट फिश, मेरे बेटे का ये कैट फिश है, वेरी गुड। ठीक है, तो उन्नत भारत योजना जो एचआरडी मिनिस्ट्री चलाती है, उसने आईआईटी दिल्ली के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो ट्राइबल्स एरिया में रहने वाले ट्राइबल्स पीपल हैं, जनजातीय लोग हैं, उनकी इकॉनमी कैसे बढ़े, उनका इनकम कैसे बढ़े, उनकी पहुंच आम जनता तक हो। तो इस ऐप के थ्रू इतना एडवांसमेंट हो जाए कि उनके सामान, वस्तु, उत्पादन, जंगली उत्पादों की बिक्री हो जाए, उनके कारीगरी, आर्टिशियंस वर्क जो होता है, शिल्प वगैरह को आगे बढ़ाया जा सके। ये बात है, बड़ा अच्छा है। अब आइए, आप भी जानते हैं 1854 में स्वेज कैनाल बनना शुरू हुआ था इजिप्ट, मिस्र में, लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ता है, जो लगभग 168 किलोमीटर लॉन्ग है और 320 मीटर वाइड है, और बेटा 18 से 20 मीटर गहरा है। उसका इनॉग्रेशन 26 जुलाई 1869 को हुआ था, इनॉग्रेशन। ये चीज है, ठीक है। अब आ गया, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्राइवेट प्लाज्मा बैंक, रोटरी ब्लड बैंक, नोएडा सेक्टर 31, कैपेसिटी 5000 यूनिट ऑफ प्लाज्मा। सवाल ऐसे, उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खुला? तो हम बोलेंगे नोएडा सिटी में, सेक्टर 31 में खुला। क्या कैपेसिटी है इसकी? वो कोई इशू नहीं है, 5000 यूनिट है। 300 ml इक्वल टू 1 यूनिट होता है ब्लड का। अब प्लाज्मा का मुझे लगता है कि ये कम होगा, पर आई एम नॉट कंफर्म। बेटा कंफर्म होके हमें भी बता दीजिएगा, ठीक है, या मैं सर्च करूंगा। अब आइए, मदर टेरेसा ऑफ सोमालिया, मामा हवा, डॉक्टर हवा अब्दी। बेटा अक्सर हिंदुस्तान में एडिटोरियल के साथ साथ संडे को कॉलम छपता है, जिसमें दो लोगों के इंपॉर्टेंस चीज़ों को दिखाया जाता है और उससे प्रेरणा लेते हैं पाठकगण। हम भी आपको भेजते रहते हैं। तो उसी में पिछली बार में ये छपा था कि मामा हवा अब्दी जो हैं, वह डॉक्टर थी, बड़ी मुश्किल से पढ़ी लिखी थी, 5-6 बहनों में, फिर डॉक्टर बनी और अफ्रीका में अपने देश लौट आई, जहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल कर्ज लेके खोली। फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए और नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला, और गरीबों की सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट करती। बहुत हेल्थ सिस्टम वहाँ बहुत डैमेज है, पर वहाँ टेररिज्म भी इतना था, तो टेररिस्ट ने एक बार हॉस्पिटल को कब्जे में ले लिया, इन सबको डराया धमकाया, भागो यहाँ से। ये नहीं भागी, उसके साथ बहस करती रही, बातचीत करती रही, क्यों करते हो वगैरह, खतरा भी मोल ली, कई लोग मारे गए, पर वो छोड़ी नहीं। बाद में उसको लगा, टेररिस्ट को, बात तो सही है, तो टेररिस्ट सब वापस हो गया। तो बेटा प्यार से जंग जीती जा सकती है, पर हमेशा जंग जीती नहीं जा सकती, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी चलिए, मामा हुआ, नोन एज मदर टेरेसा ऑफ सोमालिया। तो बेटा समय समाप्त हो गया है, 26 जुलाई में हम हैं, आगे फिर देखेंगे। फिर हम मंडे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और शब्बा खैर।